और तिलक का धुआंधार होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। और इस आंदोलन की वजह से ज्यादा लोग राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच अंग्रेजों ने तिलक का दमन करना भी चाहा। ऐसा नहीं है कि दमन नहीं करना चाहा। सरकार ने दमन करने के लिए क्या क्या किया। तिलक के 60वें जन्मदिन पर, जब वो 60 वर्ष के पूरे हो रहे थे, 60वें जन्म दिवस पर सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दी कि भाई ये आंदोलन क्यों चला रहे हैं आप, कारण बताइए आप। अब तिलक के पास कोई विकल्प नहीं था। तिलक की तो मदद करने वाला भी तो कोई कांग्रेसी नहीं था जो कोर्ट में खड़ा हो जाता और कहता मैं तुम्हारे लिए वकालत करूंगा। ये इतने धाकड़ उदारवादी नेता थे, चरखे की तान पर देश को आजाद कराने में इतनी ज्यादा मशगूल थे कि तिलक के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में तिलक को जिन्ना से बात करनी पड़ी और जिन्ना को के नेतृत्व में वकीलों को तिलक लेकर के गए और तिलक के समर्थन में जो मुकदमा इन लोगों ने लड़ा, जिन्ना सहित अन्य वकीलों ने, उसमें तिलक बरी हो गए। तिलक के ऊपर जो आरोप लगे थे उन आरोपों से तिलक बरी हो गए। और आंदोलन के समय ही तिलक मुकदमे की पैरवी करने के लिए लंदन चले गए। कौन सा मुकदमा जिसकी पैरवी करने के लिए लंदन चले गए? वो एक वैलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था इंडियन अनरेस्ट। और उसमें तिलक के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि भारत में तिलक अशांति के जनक हैं, अशांति के जन्मदाता हैं। अर्थात तिलक के विचारों से अशांति फैल रही है, लोग क्रांति करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तिलक के हाव भाव से ऐसा लगता है, तिलक की मेहनत से, तिलक के द्वारा जो समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, उनके द्वारा जो लेख निकलते हैं, उन लेखों को जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसके द्वारा क्रांति का आगाज कर दिया जाता है, वह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ जाता है। अब ये सारे आरोप तिलक पर ही लग रहे हैं। ये आरोप ना ही गांधी पर लग रहे हैं, ना ही किसी भी उदारवादी नेता पर लग रहे हैं, फिरोज शाह मेहता पर भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो तो उन्हीं के साथ बैठ करके खाता पीता था, उन्हीं से तो उसकी दुकान चलती थी। और वो कहता था कि मैं तो वकालत करता हूं, इतना ढेर सारा पैसा पैदा करता हूं। समय बदला, धीरे धीरे गिरफ्तारी हो गई एनी बेसेंट की भी और उन्हें नजरबंद कर लिया गया। विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर दक्षिण के बड़े नेता थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरो विल्सन को उन्होंने पत्र लिखा। अब अंग्रेज तो सुन नहीं रहे थे, ऐसी स्थिति में अमेरिका को पत्र लिखा गया, लेकिन पत्र से कोई होने वाला थोड़े न था, पत्र का कोई मतलब ही नहीं था। अभी आगे हम आपको बताएंगे, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा एक बनाया जाता है आजाद दस्ता, और उस आजाद दस्ते के बारे में आपको जब हम बताएंगे, दिन भर किसान काम करता था, रात को लेकर के लाठी निकलता था और जिस चौकी या थाने जो भी पड़ जाता था, मार लाठी उनकी सब धज्जियां उड़ा देता था। स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि थानों में लोग ये पुलिस वाले नहीं रहते थे, भाग जाते थे। इस तरह से क्रांति हुई, तब जाकर के हमें आजादी मिली। लेकिन हमें तो वही बताया गया ना कि वो गुलाब का फूल लेकर के घूमेंगे नेहरू जी, चाचा नेहरू बन जाएंगे, महात्मा गांधी जो चरखे से आजादी दिला देंगे, वो देश बापू बन जाएंगे, वो देश के राष्ट्रपिता बन जाएंगे। और जिन्होंने बलिदान दिया उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनका कोई मतलब ही नहीं है। अरे ऐसे लोग तो ये सब किए ही करते हैं। चलो खैर, ये तो चलता ही रहता है।
1917 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में एनी बेसेंट जी अध्यक्ष चुनी जाती हैं। यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होती हैं और पहली यूरोपियन अध्यक्ष भी होती हैं। और इसके बाद फिर धीरे धीरे जून 18 जब आती है तो जून 18 में 1918 की बात कर रहे हैं, जून 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित होती है। और जो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर वर्ष 1919 का अधिनियम पारित किया जाता है। तो आप ये कहेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो ये रिपोर्ट थी, इसमें क्या था? तो अब स्थिति ये होती, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आ जाती है तो उसको भाई पढ़ा जाता है, हमारे सारे नेता पढ़ते हैं उसको, और पढ़ने के बाद वह इस स्थिति में पहुंचते हैं कि इसके द्वारा लगता है मुझे आज़ादी कभी नहीं मिल सकती है, इन लोगों के द्वारा मुझे पूरी तरह से गुलाम बनाकर रखने की ही व्यवस्था की जा रही है। और उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो हमको संवैधानिक अधिकार तो दूर रखिए, जो निर्वाचन प्रणाली थी वह भी सांप्रदायिक थी। संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन होना था और उसमें मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग एकदम मस्त होकर के सहयोग करती थी उनका, किसका? अंग्रेजों का। क्यों करती थी? क्योंकि वो तो जानती थी कि कांग्रेस, वो कहती थी कांग्रेस हिंदुओं की है। और अब सुनिए स्थिति क्या हुई, जैसे आज की कांग्रेस आप देख रहे हैं, उसको कोई भी न मुस्लिम कहता है कि कांग्रेस मेरी है, ना ही कोई हिंदू कहता है मेरी है। वही जो आपको आरक्षण प्रणाली मैंने बताई है, उसी आरक्षण प्रणाली के द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया कि मुस्लिम जहां बहुसंख्यक हैं वहां मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा और उनके लिए अलग निर्वाचन होगा। इधर विश्व युद्ध भी समाप्त हो चुका था, तब ये रिपोर्ट आई थी, जहां एक तरफ लोग समझते थे, गांधी जैसे लोग, कि जब हम इनका समर्थन अंग्रेजों को करेंगे तो ये हमारे हित में फैसला लेंगे, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज ठहरे। अरे यार, ये सोच लीजिए, एक धूर्त व्यक्ति कभी भी आपका हो सकता है, यदि उसके आपसे हित जुड़े हैं तो ही वह आपके साथ होगा, और उनके हित थोड़े जुड़े थे, हमारे हित उनके साथ जुड़े थे, क्योंकि हम स्वयं को आजाद करवाना चाहते थे। अंग्रेज तो हम पर शासन ही कर रहे थे। अब इधर गांधी जी का जब आगमन होता है तो गांधी जी भाई चंपारण आंदोलन करते हैं। चंपारण की स्थिति ये होती है कि अभी गांधी की स्थिति हम बताएंगे, अभी शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि एक दो इनके आंदोलन जो हुए हैं उनको बताना है शुरुआत से, क्योंकि ये भी देश को समझ रहे हैं, देश इनको समझ रहा है। तो पहला आंदोलन इनका होता है चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण के किसान जो थे बिहार के पास, वहां पर नील की खेती कराई जाती थी। नीलहे लोग होते थे, अर्थात वह अंग्रेज जो नील के व्यापारी होते थे उनको नीलहे कहा जाता था, और उन नीलहों के द्वारा नील की खेती कराई जाती थी। अच्छा बताइए, आपके पास खेत है या नहीं है? अगर आप किसान हैं, आज के किसान में, आज के दौर में, मैं अभी हाल के ही कुछ कमेंट देख रहा था, तो वो एक नेता है, उसका नाम है राकेश टिकैत। वह पाकिस्तान के किसानों के लिए बोल रहा है, हिंदुस्तान के लिए नहीं बोल रहा है। आज ये स्थिति है कि वो पाकिस्तान के किसानों के लिए बोल रहा है, उसको पता ही नहीं कि वो बोलते बोलते क्या बोलता चला जा रहा है। और उससे अगर कह दिया जाए कि तुम यही फसल उगाओगे, धान केवल उगाओगे या गन्ना ही गन्ना उगाओगे, अरे किसान लड़ पड़ेगा, खेत मेरा, फसल मेरी, जो मैं चाहूंगा वो उगाऊंगा। लेकिन चंपारण आंदोलन का मुख्य विषय ये था कि वहां जो ये नीलहे थे वह किसानों से कहते थे कि तुम्हारी पास जितनी भी जमीन है उसका
1/3 भाग आपको नील की खेती करनी ही करनी है। और अगर आप उसमें नील की खेती नहीं करेंगे, एग्रीमेंट ले लिया, अरे जिसे फिल्मों में नहीं देखते हो, ठाकुर साइन करवा लेता है और कहता है कि अब तो कागजात मेरे हैं, आपका अंगूठा लग चुका है, ऐसे ही सारा कुछ बनवा लेते थे वो। और 3/20 भाग पर जितनी भूमि होती थी उसका 3/20 भाग नील की खेती तुम्हें करनी ही करनी है। अब इधर गांधी जी को जब जानकारी मिली तो गांधी पहुंचे और वहां किसानों से मिले तो किसानों ने बताया, कहा नेताजी ये जो 3 कटिया कानून है इसकी वजह से हम परेशान हैं और हम कर्ज ले लेते हैं किसानों से, अब हमारे घर में खाने को कुछ नहीं बचता है, हम साहूकारों से कर्ज ले लेते हैं तो साहूकारों का कर्ज बढ़ता चला जाता है, हम उसके ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं कि हमारा जीवन ही नर्क होता जा रहा है। और इन नीलों के द्वारा ये नहीं है कि अगर नील वो पैदा करते थे तो नील की एक रेट होती, नहीं, नीलहे जिस रेट में खरीदते उसी रेट में आपको बेचना पड़ता था। आप अंदाजा लगाइए, गन्ना मील ले रहा है 370 रुपए में, 375 रुपए में, आप उसमें आप कह रहे हैं कि इसकी रेट कम है, और कोई आए कहे आपको 5 रुपया कुंटल ही देना है गन्ना और बोना भी है, आप क्या करेंगे? यही स्थिति थी किसानों की। किसानों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि आप सोच कर भी हैरान रह जाएंगे। गांधी जी जाते हैं भाई, वहां अन्य नेता भी एकत्रित हो जाते हैं चंपारण के समय में, तो इनको जो बुला कर ले जाते हैं राजकुमार शुक्ला होते हैं, वह गांधी को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, आप तो विदेश में आंदोलन करके आए हैं, आप हमारे यहाँ आइए और हमारे किसानों को न्याय दिलवाइए। तो चंपारण आने का जब आग्रह करते हैं तो गांधी जी भाई चंपारण पहुंचते हैं जाकर के, और चंपारण पहुंचने के बाद वहां पर इनके साथ कई ढेर सारे लोग जुड़ जाते हैं, जैसे महादेव देसाई, ये गांधी के निजी सचिव थे, मजहर उल हक ये भी जुड़ जाते हैं, ब्रजकिशोर जुड़ जाते हैं, नरसिंह पारेख जुड़ जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जुड़ जाते हैं, अनुग्रह नारायण जुड़ जाते हैं, जेवी कृपलानी जुड़ जाते हैं, CF एंड्रूज जुड़ जाते हैं, हेनरी पोलक जुड़ जाते हैं, नवमी प्रसाद जुड़ जाते हैं। ऐसे नेता इनके साथ वहां पर जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा विदेशों में आंदोलन करके आया है तो ये बड़ी चीज है। अच्छा, गांधी जी को भी जब जन समर्थन मिल रहा है, लोगों से किसानों से मिल रहे हैं, उनके घरों पर जा रहे हैं, तो उनकी समस्याओं का एक पुलिंदा तैयार हो रहा है कि क्या क्या समस्याएं हैं। जुलाई में चंपारण एग्रेरियन जहाँ समिति गठित होती है, और उस समिति के अंदर भारत के भी गांधी जी होते हैं, राजा हरिप्रसाद होते हैं और LC अदानी होते हैं, ये लोग भारत की तरफ से होते हैं, और 2 सदस्य अंग्रेजों की तरफ से होते हैं। समिति गठित होती है और उसमें ये पाया जाता है कि हाँ, वास्तव में किसानों का शोषण किया जा रहा है, तो उस शोषण से कैसे बचाया जाए। तो कहा जाता है कि भाई इन नीलहों को जो इन्होंने इतने वर्ष तक लगातार शोषण किया है उसका कुछ देना चाहिए। तो जो रकम निकल कर आती थी, जैसे 100 रुपए निकल कर आए, अब कोर्ट भी फंस चुका था, इतने ढेर सारे लोग आंदोलन कर रहे थे, तो 25% नीलहों ने कहा हम इनको दे देंगे। गांधी जी मान गए, कहा ठीक है, जो तुम देना चाहते हो दे दो कुछ, बहरहाल हटो। तुरंत ही समझौता हो गया और 25% धनराशि देने का आदेश समिति के द्वारा दिया गया, और चंपारण सफल आंदोलन हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तुरंत ही इन्हें महात्मा की उपाधि दे दी कि वो जो गांधी आया है वो तो एकदम महात्मा है। NG रंगा ने चंपारण सत्याग्रह में गांधी की भूमिका को लेकर संदेह प्रकट किया। NG रंगा कौन थे? ये किसान नेता थे। तो
इन्होंने संदेह प्रकट किया कि यार जहां 100 रुपए मिलने थे वहां 25 रुपए में आप मान कैसे गए भाई, हमारी समझ में नहीं आता। कोई आए और आपसे कहे कि आपको 100 रुपए मिलते हो और वह आपको 2.5 रुपए पर राजी करवा दे कि नहीं 2.5 रुपए ले लो, ठीक है, बस ओके है, सही है। तो एनजी रंगा ने इसका विरोध किया, संदेह प्रकट किया। विरोध मुखर तो नहीं करते, मतलब वो विरोध ही हो गया, संदेह प्रकट किया गया। इसी बीच 17 में ये आंदोलन हुआ। 18 में गांधी गुजरात पहुंचते हैं तो गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन कर देते हैं और गांधी वहां पहुंच जाते हैं। मिल मालिकों के विरुद्ध मजदूरों का आंदोलन होता है। उस आंदोलन में स्थिति ये थी कि उसी समय फ्लैग आ जाता है, तो फ्लैग आने की वजह से ढेर सारे लोग, बीमारी एकदम महामारी होती थी। आज कुछ नहीं है, कोरोना आया, कोरोना बर्दाश्त कर लिया हिंदुस्तान ने। हाँ, देहात क्षेत्र के लोगों ने बहुत सारे एहतियात भी नहीं बरते उसके बाद भी, क्योंकि इतनी स्टेमिना है। और तब स्टेमिना होती कहाँ, जब भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था तो स्टेमिना कहाँ होती। तो उसी के दौरान मजदूर कम पड़े, तो मिल मालिकों ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम 1.5 गुना वेतन दे करके मजदूर रखते हैं, क्योंकि फायदा पर्याप्त हो रहा था। तो अभी कोरोना काल में आपने नहीं देखा, जो 2 रुपए की वस्तु थी वो 20 रुपए में बिक रही थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि अगर महंगे पर हम मजदूर लगा लेंगे तो उससे हमको तो फायदा ही फायदा होगा। खैर, मजदूरों ने काम भी किया। जब महामारी का संकट गुजर गया तो उनके जो मजदूर थे उनका वेतन घटा दिया गया। जब उनका वेतन घटा दिया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये घटा हुआ वेतन लेंगे नहीं, हमें तो पूरा वेतन चाहिए जितने वेतन पर आपने हमें लगाया था। मिल मालिक वो वेतन देने को तैयार नहीं थे। किसान कह रहे थे कि नहीं, हमको 50% बोनस चाहिए ही चाहिए, फ्लैग बोनस। मिल मालिक देने को तैयार नहीं थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो भी समझ रहे थे कि महंगाई बढ़ी है, इससे दिक्कत हुई है। तो वो कह रहे थे कि मैं 20% दूंगा। ये लोग अड़े हुए थे कि मुझे 50% चाहिए। इसी बीच गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी जी जाकर के मजदूरों के साथ मिल के बाहर ही बैठ जाते हैं, मिल मजदूरों के साथ। अब गांधी बैठ गया, एक बड़ा चेहरा बैठ गया, और ढेर सारे कांग्रेस के जो नेता थे वहां वह भी बैठ गए। जब इनका बैठना हुआ तो कहा बैठो बैठो आराम से। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन इसी बीच एक वो थे मिल मालिक। उन मिल मालिक की बहन थी जिसका नाम था अनुसुईया बेन, और अनुसुईया बेन आकर के गांधी के साथ उन मजदूरों के साथ बैठ करके आंदोलन में बैठ जाती है। अच्छा, आपकी फैक्ट्री के खिलाफ ही आंदोलन हो रहा हो और आप ही की फैक्ट्री आकर के आंदोलनकारियों के साथ बैठ जाए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो भाई आपस में बातचीत हुई और गांधी तो समझौता कराने में माहिर ही थे। गांधी ने तुरंत ही समझौता कराया, कहा देखिए ना तुम्हारे 50% और ना इनका 20%, दोनों को जोड़ लो। 50-20 कितना हुआ, 70। कहीं इसका आधा कर दो, आधा कितना हुआ, 35 का 35% बोनस दे दीजिए, काम खत्म, बात खत्म, आंदोलन सफल। दोनों पक्षों ने बात मान ली, आंदोलन सफल हो गया। दूसरा ये सफल आंदोलन हुआ कि फरवरी माह में हुआ। अब अगला महीना आना था मार्च में स्थिति ये हुई कि खेड़ा किसान सत्याग्रह इन्होंने किया। खेड़ा के जो किसान थे वो अकाल के बावजूद प्रशासन द्वारा भू राजस्व वसूल किया जाता था, और जिसे अकाल पड़ जाए तो आप कहां से देंगे भू राजस्व, आपकी नौकरी ही चली जाए, आप EMI कहां से भरेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में किसान क्या करते जब फसलें सूख रही थी, लेकिन सरकार कह रही थी ना पूरा वसूल करो, हमको भू राजस्व हम नहीं छोड़ेंगे। जब ऐसी स्थिति हुई तो वहीं के एक स्थानीय सदस्य थे, उनका नाम था मोहनलाल पांड्या, विट्ठल भाई पटेल, ये जो मुख्य नेता उसके थे, ये लोग शामिल हुए और आराम से कहा कि अब हम
लगान नहीं दे पाएंगे। गांधी भी वहां पहुंच गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें शामिल थे, इंदुलाल याग्निक भी इसमें शामिल थे। प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा जब देखा गया कि अरे ये तो भीषण परिस्थिति हो रही है, और अकाल जब पड़ा है तो वो कहते भी क्या, उन्होंने अधिकारियों को बताया तो अधिकारियों ने कहा देखिए ऐसा है, सीधे तौर पर किसी से भी ये मत कहिए कि हम लगान नहीं लेंगे, लेकिन अंदर खाना इतना याद रखिए, जैसे बैंक मैनेजर नहीं करते हैं। बैंक मैनेजरों को आप देखते होंगे, देखिए भैया तुम पर ये 5 लाख का लोन है, अब जो तुम लगातार नहीं आते, देखिए एनपीए में पहुंच गए हो, तुम्हारा हम 3 लाख पर फाइनल करा देंगे। 3 लाख पर आदमी मान जाता है, 3 लाख पर भी नहीं आप माने तो कहा ऐसा करिए 2.5 लाख पर करा देते हैं, 2.5 लाख पर भी नहीं माना चलो 2 लाख पर करा देते हैं। मतलब झुकना है लेकिन बताना नहीं आपको कितना। अब 5 लाख करवा दें वो तो सो फार गुड, इससे बेहतर क्या हो सकता है। ऐसे ही अंग्रेजों ने ये कार्य किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जो जितना दे दे उससे उतना ले लो, बहुत ज्यादा प्रताड़ित मत करो, आंदोलन को आगे मत बढ़ने दो, जो जितना दे दे उसको उससे उतना ले लो। अब जब उनका ये आदेश आ गया तो जितने सरकारी कर्मचारी थे उनको जब गुप्त आदेश मिला, तो आप ये तो जानते ही हैं कि सबके मुंह में बात तो रुकती नहीं है। अब जो ही ये गुप्त आदेश आया धीरे धीरे ये बाहर शो हो गया कि वो कहा गया है कि जितना दे दे उसमें उससे उतना ले लो, जो जिस स्थिति में हो उससे। गांधी जी के नेतृत्व में जो ये आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन सफल हो गया। अब 3 क्षेत्रीय आंदोलन गांधी जी के द्वारा सफल बना दिए गए। गांधी की ख्याति एकदम बढ़ गई, समाज के निचले तबके से गांधी जुड़ चुके थे। अब नंबर आता है गांधी के द्वारा अपनी चाल चलने का, अब शुरुआत होती है गांधी से। और इधर अभी चूंकि विश्व युद्ध ही चल रहा है, विश्व युद्ध का समापन होगा, अंग्रेजों से ये जो उम्मीद लगाए गांधी बैठे थे वो तो अंग्रेज देंगे नहीं। अच्छा, ये आंदोलन सफल भी क्यों हो गए, उसका भी रीजन था, गांधी ने बड़ी मेहनत की थी अंग्रेजी फौज को गठित करने में। हर युवा से, हर क्षेत्र में, हर एरिया में जाकर के उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों की फौज में शामिल होइए। अच्छा, जो इतना बड़ा समर्थन जिनको मिल रहा हो वो ये छोटे मोटे आंदोलनों को असफल क्यों करते। उन्होंने कहा अरे दो यार हटाओ, इसने इतना किया है तो इसको कुछ तो मेहनताना मिलना ही चाहिए। खैर मेहनताना मिला, लेकिन जब विश्व युद्ध 1919 में समाप्त हुआ तब अंग्रेजों ने इनकी बात मानने से मना कर दिया। स्वराज, स्वशासन सब धरा का धरा रह गया, डोमिनियन स्टेट सब कुछ रखा रह गया, इसका कोई मतलब नहीं। अंग्रेजों ने अपने अनुसार काम करना आरंभ किया। अब गांधी को लगा कि अरे ये तो गलती हो गई, मैंने जो कुछ भी किया उसका तो ये दुष्परिणाम है। तब गांधी क्या करते हैं उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे कि क्या गांधी करते हैं। इसी बीच तिलक भी आ चुके होते हैं, कैसे तिलक की मृत्यु के दिन का लाभ गांधी उठाते हैं। मतलब उग्रवादियों को मरने के बाद भी नहीं ये कांग्रेसी छोड़ रहे थे, क्योंकि जानते थे, क्योंकि जनता तो उन्हीं से जुड़ती है, इनसे कौन जुड़ने आएगा। चलो अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।